ठीक है चलिए, तो एज अ बेसिक लेक्चर है ना जो जे लेवल का है, तो हम लोगों ने अभी इस बुक से आईआईटी जे पीवाईक्यू से 9-10 किया है, जो कि था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एक में था, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दूसरे में था। अभी क्या है नेक्स्ट आपका ये 12th चैप्टर है। 11th हमने स्किप किया, 11th की जरूरत नहीं, उतना डिटेल में हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत, टाइम भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है, जो जरूरत पड़ेगा वो देख लेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, ये एग्जाम गेट के सिलेबस में भी आता है ये। तो एग्जाम में नहीं है इंडेफिनिट, नहीं एग्जाम में इनडेफिनिट नहीं, हाँ आपके सिलेबस में भी नहीं है एक्चुअली इनडेफिनिट, एग्जाम में भी नहीं आएगा इनडेफिनिट डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जो मैं 6 चैप्टर बताया हूँ इस बुक से, वो एक्चुअली आपके एग्जाम गेट का एक्चुअल सिलेबस में भी है, और डायरेक्ट कुछ चैप्टर से क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, जैसे लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, आते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा के ये सब। और फिर जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, एरिया है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एरिया का पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी सिलेबस का पार्ट है, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल, अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो इसका एक बार बेसिक बता देते हैं। इसका प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया इसने, इसका प्रॉपर्टीज से स्टार्ट तो किया है, और हालांकि बाद में मुझे लगता है लिमिट है जैसा हमने इसने बाद में दिए हैं, एंड में दिया होगा, जो अगला इसका वो होगा पेरियोडिसिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, एक तो पेरियोडिक फंक्शन पे है, ठीक है, और क्या है एस्टिमेशन गामा फंक्शन, गामा वामा तो बाद में आएगा, हमारे सिलेबस में भी है गामा, गामा इंटीग्रल, बीटा इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सब सिलेबस में है। तो लिमिट एज अ सम, पहले इसको देख लेते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, टॉपिक 4 है ना, ये ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आपको समझ आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी, हमारे एग्जाम में भी आएंगे, आते भी हैं, आए भी हैं, तो इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला तो बता ही दिया था हमने, जो स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमने देखा था क्या है। वो जो फॉर्मूला है कि ये था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k फ्रॉम 1 to n और f of k by n, ठीक है, यही है लिमिट n 1/n समेशन दिस, और क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन fx dx, अब k 1 to n है तो 0 to 1 हो जाएगी, डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक है, 1 या 0 से, अगर यहाँ a टाइम n है तो 0 to a हो जाएगी, इस तरह समझ लो। तो मेनली बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है, सबको क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये ऐसे समझ सकते हो कि सीरीज कैसे इंटीग्रल पे कन्वर्ज करती है उसका फॉर्मूला है ये। सो सीरीज कन्वर्जिंग टू इंटीग्रल है ना, ये है, या लिमिट एज अ सम फॉर्मूला यही है मॉडिफाइड फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑल 6 क्वेश्चन, पर ये लिख लो और ट्राई करके देखो कर पाओगे। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर रखा है, हालांकि एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ये बताओ ये 6 क्वेश्चन है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे, क्विकली सॉल्व करके देखो। अभी स्टार्ट करो पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन है क्या आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओगे, सॉल्यूशन देख के नहीं, खुद से देखो सॉल्व करके बताओ, आराम से 5 मिनट टाइम लो, सॉल्व करो, फिर मैं करता हूँ। तो एक बार ट्राई करके देखो खुद से कि 6 क्वेश्चंस में से कितने आप कर पाते हो। अभी ट्राई सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्यूशन मत देखो, खुद से करो।
अच्छा कोई जेएनयू का पूछ रहा है। हाँ जेएनयू में एमएस स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ तो फर्स्ट कब भी आएगा? अभी देखना तुम इस तरह क्वेश्चन में पीवाईक्यू करेंगे ना तो जैम गेट में भी खूब आए हैं, मतलब एक क्वेश्चन मिल ही जाता है ऑलमोस्ट हर साल। चलो इसको देख लेते हैं। मेनली हमें यही सीखना है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हाउ टू फाइंड आंसर्स, एंट्रेंस निकालने के लिए यही जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्ञान लिए हैं बीएससी एमएससी में, यहाँ है उस ज्ञान को अप्लाई करने का कि कैसे सॉल्व करने हैं। देखो तो ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। एक काम करो यहाँ पे n प्लस देखो 1/3 है, यहाँ 4/3 पावर 1/3 4/3। तो एक तो 1/3 और 4/3 में रिलेशन क्या है, 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा। सो एक n तुम पहले बाहर निकालो तो बनेगा n प्लस 1 की पावर 1/3 n की पावर 1/3, नहीं चलता रहेगा। n प्लस 2 की पावर 1/3 अपॉन में यह है n प्लस n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 1/3, यही बन जाएगा। देख लीजिए जो क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, अब इसको सीरीज के फॉर्म में लिख दो। सो अगर सीरीज के फॉर्म में लिख दोगे, सो सीरीज के फॉर्म में लिख दोगे 1/n समेशन n प्लस k। अच्छा इसको तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है, n प्लस k की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 1/3, k फ्रॉम 1 to n। अब इसका पावर कॉमन ले लो तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अभी एक b बताया था, एक c बताया है, क्या सही है देखते हैं इनको। सर सेम ही बोले थे। अच्छा सी बोले थे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ना इजीली। अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन कर लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k फ्रॉम 1 to n। कंबाइन कर लीजिए तो पावर कॉमन ले लेते हैं, तो n अपॉन n 1 k अपॉन n हो जाएगा ये, इस पूरे की पावर 1/3। और अब सोचिए ये सब क्वेश्चन जब आप लोग जो लोग IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जब तुम वहां तैयारी कर रहे थे 12th में, तब आपको बहुत मुश्किल लगा होगा उस टाइम, लेकिन अभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, है ना। तो अब ये कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, हमने कहा समेशन बनता है इंटीग्रेशन, ये 1/n बनता है dx, ये k/n बनता है x। सो 1 प्लस x इसकी पावर 1/3, चूंकि 1 to n है तो k/n बनता है x 0 to 1। सो ये हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 प्लस x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 0 to 1। सो हो गया, बस एक बार 1 एक बार 0, तो ये 4/3 तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। 1 रख देंगे, 2 की पावर 4/3 माइनस, अब ये 1 ही हो जाएगा, तो ऐसा कर लो, ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए तो इन्होंने खोल दिया है, तो सी ऑप्शन ही है, ओपन करके सही होता है आप लोगों ने। किसी को डाउट है बताइए अभी भी, इसमें अगर किसी डाउट हो कुछ तो। सर एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देना, मतलब कैसे इंटीग्रल में चेंज करती है। देखो तो हमने इसको एक बार देखा था। आप अगर जाकर प्रूफ देखोगे ना, प्रूफ बुक में मिल जाता है। हम लोग प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं।
सो होता क्या है कि जैसे k फ्रॉम 1 to n है, अगर मान लीजिए यहाँ मैं a को अभी के लिए आपको समझाने के लिए 1 रख दूं, तो a को मैं 1 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रूफ देखिए होता क्या है ना, जैसे अब ये fx कोई ग्राफ है, लेट्स से दिस, मान लो एग्जांपल के लिए ये 0 है, ये 1 है, तो आप जानते होंगे कि क्या है ना, कि जो एरिया अंडर द कर्व है इंटीग्रल उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया आपको निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? तो बस वही है, इसी से आ जाता है। सो बस मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये और ये इक्वल क्यों है, ठीक है। सो ये जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो इंटरप्रिटेशन होता है कि इट इज एरिया अंडर द फंक्शन y is equal to fx when x belongs to 0 to 1, when x lies between 0 and 1, ठीक है। तो जब x 0 1 के बीच है, सो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो सो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। अब जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ना, ये एरिया है इसी का, दूसरे तरीके से। कैसे देखो, अब तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इस इंटरवल को n पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। तो ये 0 है, ये 1 है, 1 मींस n अपॉन n, ठीक। तो इसको आपने n पार्ट में डिवाइड किया। अभी के लिए मान लो इस तरह से हमने वर्टिकल लाइंस में n पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट का ये कितना लेंथ बचेगा, लेंथ ऑफ 1 पार्ट, क्योंकि 0 से 1 का इंटरवल था ना, तो ये आपका 1/n होगा। फिर ये भी लेंथ 1/n ही है, अभी ऐसा चल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट है, अब मैं n पार्ट में डिवाइड किया हूं, ठीक है ना, तो 1/n है। अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेता हूं, तो मतलब इस लाइन को मैं इनफिनाइट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो एक पार्ट बहुत छोटा होगा, मतलब उसकी लेंथ लगभग 0 होगी। तो आपको ऐसे ही इमेजिन करना है अब कि ये एक रेक्टेंगल है, मान लो दिस इज 1 रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ऐसे ये दूसरा वाला रेक्टेंगल है, ऐसे करके हम रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। और इन रेक्टेंगल्स के एरिया को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो आप देख लो एक रेक्टेंगल एरिया कितना है, 1/n इंटू ये होगा f ऑफ 1/n। तो इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, 1/n इंटू f ऑफ 1/n, ये लेंथ इंटू विड्थ। फिर ऐसे ही करके इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को हमने ऐड कर दिया, 2/n f ऑफ 2/n चलता रहा। और बाद में क्या कहा हमने कि चूंकि ये तो आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा है, लेकिन जब n बहुत लार्ज है तो इंटरवल बहुत छोटा है, तो वो रेक्टेंगल को कवर करेगा लगभग, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन हो गया, मतलब सत्यम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ईच रेक्टेंगल के एरिया का सम जो है ये लेफ्ट साइड डिनोट कर रहा है, और राइट साइड उसके अंडर का एरिया है बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल, इसलिए दोनों इक्वल है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके बताइए क्या आंसर आएगा। सर वो जो लास्ट स्टेप में बोले कि क्या बता रहे थे, फुल रेक्टेंगल नहीं बन रहा था। हाँ मतलब ये बोल रहे हैं ना कि जैसे तुम ये सोच रहे होगे ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ तो एरिया इतना ही है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं ले लिया मैंने वहां पर। जैसे हम तो एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल थोड़ी बना रहा है, ये तो जैसे तुम अगर इसको देखोगे, तो इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें एरिया चाहिए इस कर्व के नीचे का, और हम क्या ले रहे हैं, ये तो पूरा रेक्टेंगल ले रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना। यस सर। लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं होगा कब, जब इस इंटरवल का लेंथ बहुत छोटी हो, छोटा हो। हाँ मतलब लाइक, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया हमने, तो हमने उस इंटरवल को इनफिनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का लेंथ लगभग 0 है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो एक्स्ट्रा रहेगा नहीं, क्योंकि ये लाइन बहुत इसके क्लोज आ जाएगी, ये और ये लाइन, अगली लाइन, ये और ये लाइन बहुत क्लोज आ जाएगी, दो लाइन जो दिख रहा है ना ये बहुत क्लोज आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हमने n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराया, तो ये लाइन लेना एक दूसरे को क्लोज, बहुत क्लोज आ गया, तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट होगा नहीं, एक्चुअली बहुत क्लोज आ गया तो वो कवर कर लेगा, ये है।
ठीक है सर। चलो तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है, इसको अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग करो, आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं बताओ। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दिख रहा है सबको? नहीं सर, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। रुके रुके तो हम इधर बुलाते हैं इसको। तो ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग ट्राई कीजिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है ये सब चीजें, उनको लगेगा ये तो लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन कहां से आ गया, है ना, ऐसा लगेगा ना इनिशियली। लेकिन आपको पता है कि लिमिट ऑफ सीरीज में कन्वर्ज टू इंटीग्रल, तो ये उसका फॉर्म है। सर बी आंसर आ रहा है। ओके, बाकी लोग देखिए। सी आ गया सर 584। बी होगा आंसर सर। ठीक करो, किसी का बी किसी का सी आ रहा है, बाकी लोग ये सब भी आ रहा था। चेक करो, गलती हुआ होगा अपने आपसे। आपने 0 से 1 लिमिट ले ली होंगे, यहाँ 0 से 4 लिमिट हुआ होगा, देखो होगा। देखो तो फिर से हमें कोशिश करना वैसा बनाने का। तो एक तो ऊपर n n n चल रहा है, अच्छा इसको मेरा अगर पहले ही समेशन में लिख दूं मान लो, तो ये हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आपको मैं लिख के दिखाता हूं तो सही रहेगा। हाँ रुको, लास्ट जो है n अपॉन 5n स्क्वायर लिख सकते हैं लास्ट टर्म को। ये जो 1 अपॉन 5n है, n अपॉन 5n स्क्वायर, जैसे ये चल रहा है वैसे ही, जैसे यहाँ था n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, सी होगा सर। अच्छा ओ सी होगा फिर। तो कुछ लोगों ने बी, कुछ लोगों ने सी बताया, आप चेक कर लो, पता नहीं मुझे, अभी चेक करता हूं मैं। तो इस 5n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ऐसा लिख सकता हूं जैसे ये चल रहा है इस पैटर्न पे। अच्छा ओके, देख लो एक बार आप लोग, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर। अब इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं सीरीज फॉर्म में। n टेस्ट डेरिवेटिव, अब देख लो जैसे भी समझ आ रहा आप लोगों को। तो ये हो गया समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k फ्रॉम 1 to 2n। चेक कर लो एक बारी, ठीक। अब यहां देखो, मुझे कहीं ना कहीं k अपॉन n बनाना होता है, वी हैव टू मेक k अपॉन n। सो एक तो पहले इसको n से तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक n यहां रख दो, तो ये n बैलेंस हो गया। क्या क्या n से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि समेशन k पे है तो हम n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा लिख दिया मैंने।
अब इसमें क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या समझ लो कि इस n स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ, इस n स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो डिनोमिनेटर में ले आओगे तो यहां से रहेगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन 1/1 प्लस k by n होल स्क्वायर, k फ्रॉम 1 to n। सर 1 to 2n होगा। हाँ 1 to 2n, ठीक है, सही है, मतलब यही सेम चीज लिखनी है मुझे, बस n स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं कि दिस इंटीग्रल, दिस समेशन सीरीज विल कन्वर्ज टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि k by n को x रखना है, dx। अब ये 1 से 2n है और k by n मेरा x होता है, तो जब 1 रखेंगे तो 1/n will tend to 0 as n tends to infinity, तो ये 0, और ये 2n है तो 2n/n 2 होगा, 2 आ जाएगा। अब चेक कर लो क्या आएगा, b होगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो आप लोग। सो tan इनवर्स x लिमिट है 0 से 2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 आपका, सो ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो हो सकता है 0 से 1 ले लिया हो, इसलिए आपका π/4 आया हो, जिन्होंने 0 से 1 ले लिए होंगे ना उनका π/4 आया होगा। सो ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। थर्ड को भी यहाँ बुलाता हूं। सो थर्ड को ट्राई कीजिए और थर्ड को बुलाइए। आया किसी का आंसर? यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके पहले हिंट ये है कि लॉग ले लो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो ये L है, फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल दिस, अब लॉग ले लो, ठीक है, तो इससे करो क्या होगा,
सर ए होगा। ए हो रहा है, बाकी लोग पावर 11t minus 2 e की पावर 11t minus 2। ये डी कह रहे हो आप? एक ने भी बी बताए थे, एक ने डी बताया, बाकी लोग ये नहीं सर, मतलब e की पावर d है। नहीं, तो आंसर तो ऑप्शन में से होने चाहिए ना। सिंपलीफाई करना पड़ेगा सर। हाँ देखिए, चेक कीजिए, आंसर तो ऑप्शन में से आने चाहिए। मतलब 27 minus e square, 20 ये मतलब 27 by e square। मतलब 27 बाई ई स्क्वायर, ओके, ये कह रहे हैं आप, ठीक है। हो गया भाई? कितने लोग आंसर आया? तो 2 लोगों ने बताया बस आंसर अभी तक। सर मेरा भी बी आया है। अच्छा, बी आया आपका भी, ठीक है, बी है, चैट में बता रहे हैं बी आया, ठीक है। चलिए, तो सब बी है सर ऑप्शन। ओके, मतलब सब लोग कर पा रहे हैं, इजी है ना। चलिए, तो इस तरह से एग्जाम में भी मिलेंगे हमें अभी, है ना, मतलब पीवाईक्यू में भी और अपने एग्जाम में भी आएगा आपका। तो आप सीधा सीधा लॉग ले लो पहले तो लॉग अगर लोगे या इसको, है ना, देखो पहले लिखता हूँ मैं ठीक से। तो ये जो लिमिट हमने रखा है, सो दैट लिमिट इज एक्चुअली
सो न्यूमरेटर है n+1 n+2 डॉट 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 n+2n, ठीक है ना। ये 3 है ना, इसी फॉर्मेट में लिखना होता है हमें। तो n+1 n+2 3n को लिखा हमने n+2n। और अभी आपके पास अब n है तो एक n यहाँ शिफ्ट कर दो, एक n यहाँ और ऐसे ही n यहाँ। तो टोटल कितने टर्म्स हैं? 2n टर्म्स है, तो n की पावर 2n आपने फिट कर दिए। इसको और ठीक से लिखोगे तो ये कुछ अच्छा पावर रह गया, टोटल का पावर 1/n था, वो मैंने मिस किया है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1+1/n, फिर यहाँ हो जाएगा 1+2/n एंड प्रोडक्ट है ना ये चल रहा है 1+, यहाँ रहने दो आप 2n/n ताकि फॉर्म वैसे ही रहे, और इस पूरे की पावर है 1/n। नाउ विल टेक log, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब log ले लेंगे यहाँ पे। सो log ले लेंगे तो log L इज इक्वल टू 1/n, तो लिमिट लगा देंगे, ठीक। हाँ सर, आउटपुट भी आया है सर। ओके ठीक है, तो यहाँ से log ले दोनों तरफ, तो लिमिट तो ऐसे रहेगा, log में क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है। अब क्या है, log ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू मान लो, या ऐसा a1 a2 a3 a2 है, तो log ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ log हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अभी ऐसा होगा कि log ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1+1/n प्लस log ऑफ 1+2/n and so on up to log of 1+2n/n। तो इस तरीके से फिर अब क्या करेंगे, सो log ऑफ L जो वैल्यू हो जाएगी, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन log ऑफ 1+k/n and k is from 1 to 2n, ठीक। So now it will converge to, so this log L will converge to integral log 1+x dx x from 0 to 2, क्योंकि 1 to 2n है तो 0 से 2। अब ये बाई पार्ट से आप लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। कितना आता है ये जो बता रहा था वो, ये आता है क्या, 3 log 3 minus 2 इंटीग्रेट। तो अब यहाँ से log उस साइड जाएगा तो e बन जाएगा ना, तो L इज इक्वल टू e की पावर, तो 3 log 3 को और ठीक से लिखोगे तो log 3 की पावर 3 27 माइनस 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएंगे e की पावर log 27 माइनस 2, तो अलग अलग कर लो, तो e की पावर log 27 इंटू e की पावर माइनस 2, तो e और log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहाँ आएगा 27। तो आप हाँ 27/e²। हाँ तो 27/e² बचेगा, ठीक है ना। सो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। सो ये भी हमने थर्ड क्वेश्चन किया है और आप सबने सॉल्व कर ही दिया है, सो दिस इज फाइन। सो ये आंसर है इसका ना, 27/e²। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो अभी हमने 1 2 3 कर दिया, आते हैं फोर्थ पे, 4 5 6। तो 6 मुझे लग रहा है आसान है, पहले कर देंगे 6 करिए, फिर हम आते हैं 4 5 पे, तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा। तो क्योंकि ये सब हमारे एग्जाम में मिलेंगे, अभी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में आपको ये सब मिलेगा। चेक कीजिए क्या आप लोग ये प्रूव कर पा रहे हैं। यहाँ तो प्रूव करना है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा A B C D। ये तो इजी है, कर पा रहे हैं आप लोग, चेक कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। तो सीधा आप बताइए कैसे करना है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n प्लस k फ्रॉम 1 to n, ठीक है, n कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लो, तो समेशन k फ्रॉम 1 to n 1/1 प्लस k/n। अरे हाँ सॉरी, तो ये 1 + 2 ये 6n है, तो n + 5n है ना, तो n + 5n, तो यहाँ 5n। तो अब आपके पास आ जाएंगे यहाँ से लिमिट, अब लिमिट हटाओ, लॉग आ गया सर।
सीधा इंटीग्रेट कर दो, तो 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, के बाई एन को एक्स लिखना होता है 1 to 5, तो सीधा सीधा आ जाएगा log 1 प्लस, 0 to 5 होगा, 0 to 5 होगा। मिस्टेक कर देता हूँ, हाँ ये सिली मिस्टेक्स ना, 1 to 5n, हाँ तो हमारा k बाई n एक्चुअली x है, 0 to 5, तो ये आ जाएगा 0 to 5, तो log 6 माइनस log 1, जो कि है ना, log 6 माइनस log 1 इज 0, तो आंसर इज log 6, बेस ई है log का, तो ln 6 भी लिख सकते हैं आप इसको, यही बात, तो ये आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। इनिशियली हम लोग सोचते हैं सीक्वेंस सीरीज का है, तो सीक्वेंस के कैसे लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ एल हॉस्पिटल लगा दे क्या, जब नहीं पता होता है तो लगा यहाँ पे उस तरह से नहीं, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। सो वी शुड नो कि दिस सीरीज विल कन्वर्ज टू दिस इंटीग्रल, ये है। सर ऐसा वाला सीक्वेंस नहीं बताला, इसका पिछला वाला रूट टेस्ट मैंने लगा दिया था। हाँ क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है जब नहीं पता होता है तो इनिशियली बच्चा ट्राई करता है कैसे होगा रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, या क्या है कि सैंडविच थ्योरम, ये इस तरह अलग अलग चीज ट्राई करता है वो जब नहीं पता होता है। मुझे रूट टेस्ट होगा उसमें तो कन्वर्जेंट डायग्राम चेक करना है। हाँ वो सीरीज के चेक करते हैं हालांकि, लेकिन जब नहीं पता होता ना इनिशियली कि सर a of n plus 1 divided by t है। हाँ पहला और वो भी सीरीज का होता है, जबकि सीक्वेंस नहीं बनता। सीक्वेंस का नहीं, वो सीरीज का टेस्ट होता है, रूट टेस्ट रेशियो से सीक्वेंस नहीं, सीरीज का टेस्ट है वो भी, तो सीरीज का बढ़िया। चलिए इस पे आते हैं अब ये 4th और 5th रह गया, बताइए। हाँ a limit tends to infinite equals to limit tends to infinite a n plus 1 divided by a n। हाँ वैसे मतलब पहले ऐसे लगा था इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पर तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बनेगा ना। हाँ क्योंकि ये तो, हाँ वो तो तुम वैसे बनेगा नहीं एग्जैक्टली सीक्वेंस। हाँ सीक्वेंस में an सिर्फ n का फंक्शन होता है, यहाँ तो k का फंक्शन आ गया, तो फिर पर्टिकुलर सीक्वेंस तो है ही नहीं वैसा, तो n और k दो का फंक्शन वैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं, तो अब ये 2 क्वेश्चंस रह गए आपके, इसको ट्राई करो जरा, 4 पहले ट्राई करो। अब वो ए नहीं रहेगा, सही कर दो, एक बार कहते ना ऐसे। नाउ चेक कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए जो कि नॉट 1 है, ऐसा हो रहा है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए क्या होना चाहिए। सर n डिवाइडेड बाय 1 है क्या, n प्लस 1 है? ये तो n प्लस 1 की पावर a प्लस 1 है, a माइनस 1 है, सॉरी n प्लस 1 की पावर a माइनस 1।
सर डिनोमिनेटर वाला तो वो आ गया, बट वो ऊपर जो है उसका क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम लग रहा है मतलब अल्फा का फिक्स नहीं हो रहा, ए का फिक्स नहीं हो रहा। हम्म तो यहाँ पे होगा, ऊपर तो अलग समेशन बनेगा, जैसे k की पावर a, k फ्रॉम 1 to n, और यहाँ है तुम्हारे पास n+1 की पावर a - 1। ओके, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो n+1 की पावर a और अपॉन n, मतलब तो यहाँ n+1 तो मान लो ऊपर आ जाएगा, और इस n+a को तुम यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। सो अगर मैं ऐसा सोचूं k/n+1 इसकी पावर a, तो क्या हुआ, अभी ये वाला और ये वाला मिलके इतना बना दिया जितना मैंने लिखा है अभी तक। ये 70 नीचे में डिनोमिनेटर में बन जाएगा 0 से 1/α प्लस x। और इसको अगर लिखे हम तो ये हो जाएगा जैसे na प्लस k फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 1/60 है। तो यहाँ से पहले तुम एक n कॉमन निकाल लो, तो n कॉमन निकालोगे तो a प्लस k बाई n, एक n आए इसको यहाँ n फिक्स कर दो। सो या लिमिट दिस अपॉन लिमिट दिस, दोनों की लिमिट हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दो लिमिट में क्वेश्चन बन जाएंगे ये। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ तक, ठीक है ना, तो सर ऊपर वाले में वो k/n+1 का होल का a, वो केवल p का वो होगा कि n+1 का नहीं हो। ये पावर था n प्लस 1 का पावर a था ना यहाँ पे, अच्छा तो इसको साथ ले लिए, n प्लस 1 की पावर a था, तो इस पावर को और पावर को कॉमन ले लिए, और एक जो -1 है उस वाले को यहाँ बाहर निकाल दिए। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 टाइम n+1, और यहाँ है समेशन k/n+1 इसकी पावर a है k फ्रॉम 1 to n,
और इधर भी लगा देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 60 उधर भेज दिया हमने, तो अभी हो गया समेशन, ये वाला आ जाएगा na। तो मैं इसमें काम करता हूँ, n कॉमन ले लो। हाँ n कॉमन ले लेते हैं, चलिए n निकाल देते हैं बाहर, तो a प्लस k बाई n हो जाएगा, k फ्रॉम 1 टू n। अब इस n और अभी हम चाहें तो ये जो n है ना इसको लेफ्ट में बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट कॉमन लगा सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो माइनस भी कर सकते हैं, इसको इधर बुला के माइनस लगा दो बीच में, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो एक ऑप्शन ये भी है, अभी तो मैं इधर हूँ, या अभी तुम्हें इतना नहीं करना था तो एक काम करता हूँ, देखो यहीं पे जो कर रहे थे ना यहीं पे वो करते हैं। सो नाउ इसी को देखो लिखता हूँ मैं ठीक से। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लो, तो इधर n प्लस 1 है, यहाँ से n आ गया, एक समेशन यहाँ पे है k बाई n प्लस 1 की पावर a, k फ्रॉम 1 टू n अपॉन में a प्लस k बाई n, ये है k फ्रॉम 1 टू n, ये अभी ठीक है, इसी को ऐसे लिखते इक्वल टू 1/60। अब लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस, टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो लिमिट ऑफ f(x) इनटू लिमिट ऑफ g(x), दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हो। तो मुझे बताओ अभी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी अलग से, n प्लस 1 अपॉन n की n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट क्या होगी 1 आएगी, तो ये अलग हो जाएगा जी। सो नाउ ये क्वेश्चन बन गया n टेंस टू इन्फिनिटी, इन दोनों का रेशियो है, तो 1 हो गया, इसको हटा देते हैं, तो इन दोनों का रेशियो हो गया। अब जस्ट क्या करना है हमें, ये काम भी कर सकते हैं अब, हाँ, कि 1/n वहां कर दो और वैसे भी हो जाएगा। अभी इसको जैसे मैं रहने देता, मान लो फॉर एग्जांपल, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दिया मैंने। सो अभी इसको इंटीग्रल बनने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं 1/n प्लस 1 ले आऊं और यहाँ 1/n ले आऊं तो काम नहीं हो जाएगा, ठीक, ये उस फॉर्मूले में फिट हो गया ना। अब देखो उस फॉर्मूले में जहां n था उसको n प्लस 1 इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n प्लस 1 टेंस टू भी इन्फिनिटी ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप n प्लस 1 को रीनेम कर सकते हो, यू कैन रीनेम इट एज m, मान लो m हो गया फॉर एग्जांपल, तो m अलग अलग करना चाहो, मैं यही कहना चाह रहा था, यू कैन सेपरेट इट। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा आएगा, ये जो n हमने रखा यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 और इसकी लिमिट भी 1 ही हो जाएगी, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। सो अल्टीमेटली जो यहाँ लिखा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टर्म बनेंगे ना उसकी लिमिट 1 हो जाएगी। अब ये न्यूमरेटर वाला टर्म जो है ना, देखो ध्यान से, तो न्यूमरेटर टर्म जो बन गया इंटीग्रेशन k अपॉन n प्लस 1 x हो जाएगा, x की पावर a dx 0 to 1 अपॉन ये बनेगा इंटीग्रेशन a प्लस x dx 0 to 1 is equal to 1/60। क्या आप a निकल जाएगा? सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? सर वो जो डिनोमिनेटर में जो n प्लस 1 है ना, हाँ मतलब वो क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, वही तो मैं समझा रहा था क्यों लिख रहा हूँ। ऐड सब मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना। नहीं मतलब उसको x3 पर a कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्यों लिख सकते हैं, हम k अपॉन n को क्या लिखते हैं, k अपॉन n को x लिखते हैं, तो k अपॉन n प्लस 1 को भी x लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। फिर सर k इक्वल टू 1 to n प्लस 1 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, n माइनस 1 ही तो क्या ही दिक्कत है, उससे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। सर बोलो। समेशन ऑफ ai डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ bi, इसको तो हम समेशन ऑफ ai
बाई समेशन ऑफ pi ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं नहीं तो वैसा नहीं लिखना ना हम। ना। पहले लाइन में ही तो हो गया ऐसा, मतलब नहीं। पहले लाइन में किया था। कहाँ ऐसा हुआ? हमने अलग अलग सोचा है, ऐसा नहीं किया हमने। सोचो कैसे लग रहा तुम्हें ऐसा कर रहे हैं? हमने न्यूमरेटर को अलग समेशन लिखा, डिनोमिनेटर का अलग लिखा है। एक साथ लिखते तो ऐसा होता, हमने अलग अलग लिखा है ना। चेक करो। हाँ सर, मतलब वो तो पूरा ही एक फंक्शन होगा ना। हाँ, a1 इंटू an ऊपर है तो समेशन ai हो गया, नीचे b1 इंटू bn है समेशन bi हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाहर से प्रोडक्ट है ना, तो उसके साथ ही ले गए हम। मतलब तो ये तो अगर हम ऐसे जेन्युइनली लिखते तो ऐसा होता, तो समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n ऊपर का होता k टू द पावर a डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल टू द पावर a माइनस 1 और होता an प्लस k मतलब तुम चाहते हो इसको मैं ऐसा लिखूं, एक मिनट, यहाँ पे तुम चाहते हो k की पावर a, यहाँ na प्लस k फ्रॉम 1 टू n, ये कह रहे हो? देखो एक मिनट, और ये n प्लस 1, इसका तो कोई रोल ही नहीं, इसको बाहर रखो। 1 बाई n प्लस 1 की पावर a माइनस 1। अब तुम खुद ही इसको एक्सपैंड करके देखो, तुम क्या वो सेम आएगा जो तुम कहना चाह रहे हो? चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, k को 1 रखो, क्या बनेगा? ओके सर, ओके ओके ओके। ये तो क्वेश्चन नहीं है हमारा। हाँ तो सर हम तो इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, ऊपर का सम डिवाइडेड बाय नीचे का सम, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। हाँ तो वैसा नहीं, इसलिए नहीं लिखा ना मैंने, इसलिए मैंने वैसे नहीं लिखा है। हाँ वैसे लिखा है मतलब अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग लिखा है। दो अलग अलग समेशन यूज किए, इसलिए मैंने यूज किया ना दो अलग अलग समेशन। और एक ही समेशन में लिख दिया, तुम कह रहे थे मैं ऐसे ही लिख देता एक सिंगल समेशन में। ये क्या है? रेशियो का समेशन है, मेरा समेशन का रेशियो है, ये समेशन का रेशियो है, समेशन का रेशियो है एक्चुअली। पहले समेशन है बाद में रेशियो है, तो ये समेशन अलग जिनको यहाँ पर, तो यहाँ मैंने बीच में कुछ स्टेप मैंने खाए हैं बीच में, मतलब एक तो स्टेप था कि n कॉमन लिया तो 1 हो गया, फिर बाद में फिर से मैंने ये अपने मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो इसका लिमिट भी 1 हो गया, इसको भी मैं हटा दिया खुद से, क्योंकि n प्लस ये जो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो ये n प्लस 1 अपन n बना है, इसकी भी लिमिट 1 हो गई, इसको भी हटा दिया मैंने, क्योंकि लिमिट 1 हो जाएगी ना, तो 1 हटा दिया। तो अब ये n प्लस 1 को एज ए n ट्रीट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ किसी को n माइनस 1 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, k 1 से n हो, k 1 से n प्लस 1 हो, k 1 से n माइनस 1 हो, फिर भी 0 से 1 ही बनेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ n प्लस 1 को एज ए n अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक। या तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो एक लिमिट अलग लगाओ, यहाँ लिमिट अलग लगाओ, और यहाँ n प्लस 1 को m मान लो, तो 1 बाई m, k बाई m, k फ्रॉम 1 टू m माइनस 1, ये जो भी समझ आ रहा है 0 टू m माइनस 1, वैसे बना के लिख लो, तब भी आंसर वही आएगा। बताओ ये क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ, क्या निकाल पाओगे ये तुम लोग, एक की वैल्यू बताओ।
सर -13/2 आ रहा है। ऐसा नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में मिलना चाहिए, ऑप्शन में तो आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक करो। सर मेरा तो 2 आंसर आ रहा है, 1 is 7 और सेकंड इज -34/7। हाँ तो 7 करेक्ट होगा, फिर दूसरा इनवैलिड हो जाएगा, चेक करो क्यों हो जाएगा ये। सर 7 ही होगा। ठीक है ना। कर दो क्या, सॉल्व करूं? चलो देखो, तो अब यहाँ से चैलेंज ये है कि हमें निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60 उधर चला गया, x की पावर a का इंटीग्रेशन x की पावर a अपॉन log, सॉरी ये तो वो है हमारे पास, a की पावर x नहीं है, मैं a की पावर x समझ रहा हूँ। तो x की पावर a है, इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर a+1 अपॉन a+1 आएगा ना, 0 to 1। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 0 to 1। ठीक, यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, तो 60 अपॉन a+1, 1 माइनस 1 ही हो जाएगा, वहां से पुट करो तो ये आ जाएगा a प्लस 1/2, ये आ गया। तो एलसीएम ले जैसे भी करो, तो ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से एलसीएम तुम अगर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सो यहाँ से 120 इज इक्वल टू a, 3a + 1। हाँ ये हो जाएगा इस तरह से। सो 120 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a प्लस 1। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 3a, और इसको इधर बुला लो, तो 1 माइनस 120 ये आ जाएगा। फैक्टराइज करो इसको, स्त्री धारा 4 है, वाला माइनस में प्लस माइनस 17 minus 14। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 17 minus 14 हो जाएगा। कितना आ रहा है, फाइनल बताओ। एक तो 7 बताया था, सर 7 नहीं आया। चेक करो कैलकुलेशन मैंने सही किया है कि मैंने मिस्टेक तो नहीं किया ना, चेक कर लो एक बार। इंटीग्रेशन सही किया था, तो यहाँ से था x की पावर a का इंटीग्रेशन 0 से 1, और दूसरा हो गया a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 सही था, तो 1 रखेंगे तो हाँ 7 और -17/2 आ रहा है ना, देखो। हाँ यस सर, सही से करो कैलकुलेशन। सो देखो यहाँ क्या आ रहा है, 4 दूने 8, 119 गुने 8, फिर उसको ऐड करो 9, फिर फैक्टराइज सही से कैलकुलेशन करो। वहाँ सर 17a minus 14a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यहाँ आप कह रहे थे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें हम, है ना,
तो 2 into 119 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, अच्छा 18, वो 17 साल के हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 into 17 आप ये कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा। दूसरा, एक तो ये लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा यहाँ से लगाया हमने 2a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 14a माइनस 119 इज 0। सो बस यहाँ से कुछ नहीं है तो a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लोगे तो 2a प्लस 17 माइनस 14 कॉमन ले लो, नहीं 14 आएगा, 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी बनेगा 2a प्लस 17। तो ये देख लो अब यहाँ से ये भी दूसरा ऑप्शन है, 2a प्लस 17 a माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 1 माइनस 17/2 या a बराबर 7। अब ये रिजेक्ट होके ये एक्सेप्ट होगा, देख सकते हैं। सो ये तरीका था, ठीक है, देख लो। अब रिजेक्ट क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि देखो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर a को मैं माइनस 17/2 लूंगा ना तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही रहेगी, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगी। देखो एक बार चेक करो, कहीं ना कहीं सो सुटेबल नहीं होगा, फिट नहीं बैठेगा, दिखाना पड़ेगा हमें कहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, ये है, तो डिस्कार्ड हो जाएगा एक, ठीक है ना। मैंने आंसर तो दोनों दिया है। तो इससे क्या पूछा था, MSQ, तो डिस्कार्ड देखना पड़ेगा ना हमें, इसमें डिस्कार्ड होगा, ये तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर रखूँ तो क्या होगा, Na+1 Na+2, तो ये MSQ है क्या, ये मतलब वही पूछ रहा हूँ, चेक करो एक बारी कि मुझे लगा दोनों सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन ये है, मुझे अभी चेक नहीं किया, दोनों कर रहा है सेटिस्फाई, फिर दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मैं काट दिया। वह कई बार ना दो आंसर आ जाते हैं ना, तो आपको चेक करना होता है क्या दोनों सुटेबल है, दोनों वो है, तो उसमें क्वेश्चन में जाके देखो, ऐसा तो नहीं कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं तो ऐसा सोच रहा था कि देखो एक बार देखता हूँ, क्योंकि अच्छा MSQ अगर होगा तो मोर देन 1 करेक्ट होगा, तो हो सकता है दोनों सही हो, कई बार ना सिंगल करेक्ट रहते हैं, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे क्या था, ओ अच्छा, ये क्वेश्चन है 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है ना। जनरली क्या होता है कि जैसे सिंगल करेक्ट था, यहाँ पे ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, तो इस पार्ट में अगर एक को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो वही मैं कोशिश कर रहा था कि डिस्कार्ड कर पाए, लेकिन यहाँ पे दोनों करेक्ट हो सकता है, तो एक बार देखो, तो है ना, जैसे मान लो अगर इस तरह का सिंगल करेक्ट है, 2 आंसर आ गया, दोनों नहीं लिख सकते ना, उसके इसमें एक को डिस्कार्ड देखना पड़ेगा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन अलाउड है, तो हो सकता है दोनों सही हो, तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैं देख रहा था कि यहाँ कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये तो चलो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, और यहाँ है n चूंकि इन्फिनिटी है, तो इसीलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, Na+1 Na+2, मतलब आंसर में दोनों दे रखा है, दोनों करेक्ट हो जाएगा, फिर ऐसा है तो देख लो एक बार, क्या हम रिजेक्ट कर पाएंगे, तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये यहाँ रख के चेक कर सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएगी, कर तो जाएगी, है ना। तो चूंकि मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ दोनों सुटेबल हो जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें अगर मान लो सिंगल करेक्ट होता तो हमें फिर एक को डिस्कार्ड करना पड़ता, जो कि मैं समहाउ कोशिश कर रहा था कि एक को डिस्कार्ड कर दूं ऑप्शन, मतलब एक में से एक गलत दिखा दूं कैसे, लेकिन चूंकि यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट, तो हमारा दोनों करेक्ट है, फिर तो ये है, गलत दिखा पाएंगे तो हट सकता है, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये 5 नंबर है, इसको ट्राई करो। 6 तुमने कर ही लिया है तो 5 ही बचा है लास्ट। बताओ, क्योंकि कंप्लीट टाइम भी निकल गया हमारा, तो इसको कंप्लीट करो क्विकली। इजी है ना, कर लोगे तुम लोग, वैसे ही है सेम तरीके से। सो यहाँ से है ना n स्क्वायर कॉमन लो, तो एक n कट जाएगा, तो ये जो Sn तुम्हारा है, Sn बनेगा 1/n समेशन k फ्रॉम 0 to n 1/1 प्लस k/n प्लस k/n होल स्क्वायर, ये बनेगा। ऐसे ही Tn तुम्हारा बनेगा, यहाँ बाउंड ढूंढना है एक्चुअली, सो मैं इसका बाउंड ढूंढना पड़ेगा। Tn जो है यहाँ n 0 से n माइनस है, फंक्शन तो सेम ही है दोनों ना, फंक्शन सेम ही है, जस्ट ये है ये 0 से n तक जा रहा है, 0 से n-1 तक जा रहा है। ओके सर जी। मैंने ना इसको वो जो के एन है ना उसको सर डिट कर दिया, मतलब उसको सर रिमूव कर दिया, फिर उससे वो ग्रेटर देन हो जा रहा है, लेकिन सर उससे वो 1 प्लस के बाई एन स्क्वायर हो रहा है ना, तो उससे नहीं आ रहा। ये MSQ है, MSQ है, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों ढूंढना है। सो एक तरीके से लिमिट लगाओगे तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगी 1/1 प्लस x स्क्वायर dx 0 to 1, है ना, ये भी कन्वर्ट तो वही करेगी, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर ये ग्रेटर देन कैसे दिखाएंगे? अब इंटीग्रल का बाउंड ढूंढो, इसका बाउंड ढूंढना पड़ेगा। ये बोल रहा है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू दिस, तो अगर n को मान लो तुम लार्ज लेने पे क्या आता है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे, ये सॉल्व करना आता है, ये इंटीग्रेशन से सॉल्व किया, कितना आ रहा है π/6 π/6, सो दोनों π/6 आ गया, है ना। सो अब बाउंड के लिए क्या है कि जैसे इसमें तुम अगर ये डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, तुम एक कुछ टर्म हटा दो तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं तुम्हें ये समझाऊं कि ये जो समेशन है ना, जैसे 1 प्लस k/n प्लस k/n होल स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस k/n होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसको यूज करो आगे, सो 1 अपॉन दिस, फिर इसका इंटीग्रेशन लगा के इस तरह से यूज करके देखो क्या। उसको सर π/4 आ रहा है सर। हाँ, तो उससे चेक करो इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं करेगा। या 3√3 का मतलब क्या है, 27 इसका स्क्वायर आएगा, तो सर π/3√3 है सर, सॉरी सर। हाँ वही ना, π/3√3 है ना, तो π/3√3 पे बाउंड कर रहा है ये। सर इंटीग्रेशन है, मतलब ये तो मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू मतलब अपर से भी ज्यादा होगा और लोअर से ज्यादा होगा, अपर से कम होगा। हाँ, जैसे n अगर बहुत लार्ज है, ये वैल्यू जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ कन्वर्ज करेगी ना, तो n अगर बहुत लार्ज है तो π/6 होगी। तो बताओ π/6 किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? नहीं सर, π/3√3 है मेरा। ये कितना आया तुम्हारा?
ये पाई पाई बाई 3√3। अच्छा पाई बाई 3√3 ही आया, अच्छा अच्छा। तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो पता है कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो होती नहीं है, जरूरी नहीं है ना एग्जैक्ट वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1/n 0 पे कन्वर्ज करेगी, तो इसका क्या मतलब है, क्या 1/n 0 के इक्वल है? नहीं। हालांकि यहां तुम देखोगे तो 1/n जो है हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन लिमिट 0 पे आ रही है, ये चीज है। तुम्हें देखना होता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से। कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करती है, कोई इंक्रीजिंग है तो क्या होता है स्मॉलेस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, है ना, ये है। तो चेक करो ये सीक्वेंस जो है क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अगर n को जैसे मैं रखता हूं, इसको ओपन करके देखो, बताओ क्या है n के रेस्पेक्ट में। तुम्हें समझ आएगा नहीं कुछ? जैसे जैसे 1/n मैं बोल रहा हूँ डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 0 पे जा रही है, तो 1/n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब दूसरा एग्जांपल के लिए जैसे n ले लो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब n की लिमिट तो इन्फिनिटी हो जाती है। n जब n टेंड्स इन्फिनिटी होते हैं, n की लिमिट क्या इन्फिनिटी पे हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे n के सारे टर्म क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। चूंकि ये अपर बाउंड पे कन्वर्ज कर रही है तो वैल्यू उससे कम होगी, ये लोअर बाउंड पे कन्वर्ज कर रही है वैल्यू उससे ज्यादा होगी। तुम्हें बस यही चेक करना है कि जो सीक्वेंस Sn है, S1 की वैल्यू क्या, तुम ये निकाल के बताओ मुझे, उससे ही क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज S1? सीक्वेंस तो डिक्रीज करेगा क्योंकि नीचे वाला था तो 2 सम स्क्वायर था और एक प्लस कांस्टेंट था, तो ये जब बढ़ रहा है तो घट रहा है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो जैसे डिक्रीजिंग है ना सीक्वेंस, तो S1 ज्यादा होगा S2 कम होगा, ये कह रहा ना तुम। हाँ तो ये ज्यादा होगी, इससे लिमिट ज्यादा हो जाएगी फिर, तो Sn तो ज्यादा हो जाएगी इससे फिर, अगर ऐसा है तो तुम S1 निकाल के देख लो, S1 निकाल लो और T1 निकाल लो, देखो क्या आता है। S1 में n को 1 रखना है, K0 to 1 है ना, तो आ जाएगा 1 प्लस, तो एक बार चेक करो ना, टाइम निकल गए, बाकी बच्चे ज्वाइन करें तो उनका हमें डिस्कस करना है, तो इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। इजी है, कुछ देख लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, और Tn जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी देखो अगर तो आज हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग ये पार्ट कर रहे थे लिमिट एज अ सम वाला, तो इसमें 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई किए, 5वां अभी इनकम्प्लीट रह गया, इसको कंप्लीट करो तुम, बाकी हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। तो अभी ये वाला क्लास ये स्टॉप करते हैं, अभी डाउट क्लास है, क्वेरीज क्लास होगी, तो अभी जिन लोगों का डाउट नहीं है, क्वेरीज नहीं है, वो जा सकते हैं। कल सेम टाइम पे क्लास होगी, है ना।